हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, तो इसको लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। 10 दिन में कैसे अपनी जो है सीटेट की प्रिपरेशन करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको जा करके ज़रूर ज्वाइन करिएगा कि 10 डेज़ में कैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं और जो एरर आ रहे हैं उसको आप कैसे जो ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है, आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? सारे सब्जेक्ट की पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा एंड 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं एंड प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिलती रहे एंड जो क्लासेज हैं इसकी नोटिफिकेशन भी जो है आपको टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति डैश डैश है। यानी निष्क्रिय शब्द भंडार जो होते हैं वो शब्दों का जो समूह होता है जिसे व्यक्ति क्या करते हैं। जो निष्क्रिय शब्द होते हैं उनको व्यक्ति क्या करता है, अक्सर प्रयोग में लाते हैं, या फिर अक्सर सुनते रहते हैं, या फिर जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते हैं, या फिर अक्सर बोलते हैं। तो जो अक्सर शब्द बोले जाते हैं, डेली रूटीन में बोले जाते हैं शब्द, वो क्या होते हैं, सक्रिय शब्द संपदा होते हैं, यानी सक्रिय शब्द भंडार होते हैं। क्योंकि क्या है, उनका आप डेली प्रयोग कर रहे हो, डेली मतलब डेली रियल लाइफ में भी उनका प्रयोग कर रहे हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है वो निष्क्रिय की बात कर रहा है। अक्सर सुनते हैं, तो अगर आप डेली सुन रहे हो तो जब सुनोगे तो कोई बोलेगा तभी आप सुनोगे, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सक्रिय शब्द, शक्ति मतलब सक्रिय शब्द भंडार। अक्सर प्रयोग में लाते हो तो ये भी सक्रिय होंगे, क्योंकि क्या है, आप इनको डेली लाइफ में प्रयोग में ला पा रहे हो। लेकिन जो ऑप्शन है थर्ड, इसमें बात कही जा रही है कि जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते, यानी कि रेयर है कभी आप जो है शब्दों को प्रयोग में ले आए, वरना क्या है, डेली जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो यही हो जाता है निष्क्रिय शब्द संपदा, यानी कि निष्क्रिय शब्द भंडार। क्योंकि कुछ ऐसे टर्म होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जानते भी हैं, ठीक है, सुनते भी हैं कभी कभी, बट उनका हम प्रयोग नहीं करते, उनका प्रयोग हम रेयर ही कभी करते हो, तो क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको हम डेली सुन रहे हैं और डेली हम प्रयोग में ला रहे हैं, डेली हम बोल भी रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो हमारे सक्रिय शब्द भंडार हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन सही, यानी जिनका भी हम डेली प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे सक्रिय हैं, जिनका हम कभी रेयर ही, कभी जैसे कि 6 महीने में, साल भर में 1-2 बार प्रयोग किया, शब्द बोला, तो हमारे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है, दुनिया किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यह किसके अंतर्गत आता है। यानी जो दुनिया होती हैं वो कैसे संयोजित होती हैं, ये किसके अंतर्गत आता है। तो पहला है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, या फिर वाक्य विन्यास। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आंसर कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ध्वनि विज्ञान के द्वारा जो दुनिया है इनका संयोजन होता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थी को किसके जो है किसके सक्षम बनाती हैं। यानी कि जो भाषिक दक्षताएं हैं कि व्यक्ति में क्या है, बोलने की क्षमता है कि हाँ, हम कैसे कहाँ पर जो है क्या प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है व्याकरण रूप से सही और गलत क्यों की जो है पहचान करने में आप इसमें दक्ष बनाएंगे, या फिर भाषा का कब और कैसे उपयोग जो है उपयुक्त प्रयोग किए जाएं यह जानने में, या फिर अधिक से अधिक अंग्रेजी जो है जानने में, या फिर प्रवाह के साथ बोलने में, चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों ना हो।
तो बात कही जा रही भाषाई दक्षताएं मतलब शिक्षार्थी को किसके जो है समक्ष बनाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि क्या है भाषा कब और कैसे उपयुक्त हो इसका प्रयोग किया जाए और यह जानने में, क्योंकि आप तभी दक्ष बनोगे लैंग्वेज में, तभी आप जो है समझ पाओगे कि हमको कहाँ पे लैंग्वेज कैसे प्रयोग करनी है। जैसे कि आप जैसे टीचर से बात करते हो वैसे आप अपनी माँ से बात नहीं करते, जैसे आप माँ से बात करते हो आप वैसे अपने पिताजी से बात नहीं करते, जैसे पिताजी से बात करते हो वैसे आप अपने फ्रेंड से नहीं बात करते, अपनी सिस्टर से बात नहीं करते। यानी कि आपको पता है कि कौन सी लैंग्वेज हमको कहाँ पे प्रयोग करनी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे बात करो तो उससे दूसरी लैंग्वेज में बात करोगे। आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो आप उस वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। तो क्या होता है, अगर आपको ये पता है कि हमको कहाँ पे कैसे बोलना है, कैसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, तो ये क्या है आपको पता है कि हाँ हम आप क्या भाषाई दक्षता है आप में, आप भाषा में निपुण हो, आपको पता है कि हाँ हमको कहाँ पे कैसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। गलत और सही की पहचान करना आंसर नहीं होगा। अधिक से अधिक अंग्रेजी जानने में ये भी आपका नहीं होगा। प्रवाह के साथ बोलने में चाहे व्याकरणिक रूप से गलत ही क्यों ना हो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा सबसे बेस्ट है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि हाँ हमको कैसे लैंग्वेज कहाँ प्रयोग करनी है, जैसे कि आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों को तो यार बोलते होगे, लेकिन क्या अपने पिताजी को यार बोल सकते हो? अगर अपने पिताजी को यार बोल दिया तो पिताजी यही कहेंगे कि पढ़ाना लिखाना सब बेकार है, इतने पैसे वेस्ट हो गए। तो क्या है हमको पता है कि कौन सी लैंग्वेज को हमको कहाँ प्रयोग करना है। अब अपने बॉस से तो यार नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन होगा। ना तो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से जाकर के आप यार बोल दोगे कि यार तुम तो ऐसे काम करते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो क्या है आपको पता है कि हाँ हमको कहाँ पे कैसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है और कहाँ पे कैसे बोलना है। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पहला है संरचनात्मक उपागम किसको जो है अधिक महत्व देता है, यानी जो संरचनात्मक उपागम है ये किसको जो है अधिक महत्व देता है। पहला है स्पीच को, या फिर पठन और लेखन को, या फिर पठन को, या फिर लेखन को। तो संरचनात्मक उपागम आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा स्पीच को, क्योंकि जब बच्चा बोलेगा, जब वो बोलेगा तो वो सुनेगा, वो समझेगा, तर्क वितर्क करेगा। क्योंकि अगर बच्चे को आपने क्लासरूम में खड़ा कर दिया कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी जो है डिस्कस करने के लिए, तो बच्चा जब बोलेगा तो वो पहले दिमाग लगाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है, कैसे हमको बोलना है, कैसे हमको जो है सबको इंक्लूड करना है, कैसे सब मेरी बातें समझ पाएँ। तो क्या है बच्चा तर्क वितर्क करेगा, बच्चा सारे पक्ष को समझेगा, फिर जाकर के वो बोल पाएगा। जैसे कि अगर कोई कहीं पे मान के चलिए कोई समारोह हो रहा है और वहाँ पर आप गए हैं, आपको कुछ बोलना है, आपको स्पीच देनी है, तो आप स्पीच कब दोगे? जब आप पहले से प्रैक्टिस कर लोगे, पहले से समझ लोगे कि हाँ हमको क्या स्पीच में बोलना है, कैसे हमको इंटरेस्ट लाना है लोगों में, कैसे जो है हम अच्छा स्पीच कर पाएंगे। तो आप उसमें दिमाग लगाओगे, अच्छे से समझोगे, एक जो है कंप्लीट करोगे लेक्चर अपना कि हमको क्या क्या बोलना है। तो इसमें क्या है आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। पठन लेखन ये आपका नहीं होगा, पठन ये भी नहीं, लेखन भी नहीं, आंसर होगा क्या फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अगला है व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है, यानी जो व्यवहारवादी उपागम होता है वो किस पर ज़्यादा बल देता है। तो चिंतन और चर्चा पर तो रचनात्मक जो है उपागम ये बल देता है, क्योंकि चिंतन और चर्चा जहाँ पर होगी बच्चा क्या है एक्टिव होगा, बच्चा मंथन कर रहा होगा, आपस में चर्चाएं कर रहा होगा, कुछ क्रिएट कर रहा होगा, तो ये रचनात्मक उपागम में हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है व्यवहारवादी उपागम की। अर्थ निर्माण संबंधी जो है गतिविधियां ये भी आपका जो है रचनात्मक उपागम में जाएगा, क्योंकि क्या है बच्चा इसमें एक्टिव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठस्थ जो कंठस्थ करके सीखना, बिल्कुल सही बात है कि कंठस्थ करके सीखना, यानी आप रट रहे हो, आप रोट मेमोराइजेशन कर रहे हो, तो ये हो जाता है व्यवहारवादी उपागम की विशेषता। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि व्यवहारवादी उपागम में जो है रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बच्चा याद करे, रटे, रोट मेमोराइजेशन हो। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। करके सीखना, चर्चा करना, अर्थ निर्माण संबंधी गतिविधियां ये आपका रचनात्मक हो जाता है। ठीक है, रचनात्मक उपागम में जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें बच्चा एक्टिव होता है। लेकिन वहीं पे जो व्यवहार आदि उपागम होता है इसमें बच्चा एक्टिव ना होकर के बच्चा रट रहा होता है, रोट मेमोराइजेशन कर रहा होता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
अगला क्वेश्चन है 6। इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है, यानी जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही नहीं है। तो पहला है यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का एक मुख्य उपकरण है। तो हो सकता है, आगे चलते हैं, इनकी प्राकृत मूर्त होती है, या फिर यह पाठ्यचर्या के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, या फिर यह शैक्षिक गतिविधियों की जो है योजना है। तो आंसर होगा इसमें क्या, 4 ऑप्शन, क्योंकि यह शैक्षिक जो है गतिविधियों की योजना नहीं है। इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। बाकी तो ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही थे कि यह पाठ्यचर्या जो है के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि पाठ्यचर्या जो होती है वो पाठ्य पुस्तक से ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसी से समझ में आ रहा होता है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसकी जो प्राकृत होती है वो मूर्त होती है, क्योंकि आप देख रहे होते बुक को, बुक में चित्र जो बने हुए आप उनको देख रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ आप वो समझ रहे हो। पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रमुख उपकरण है, ये भी सही है, क्योंकि बुक के माध्यम से आपको अपना सिलेबस पता चल रहा होता है। लेकिन शैक्षिक गतिविधियों की योजना जो है वो पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं होती है। आप कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हो, आपको जैसे समझाना है। ये तो बुक में नहीं लिखा कि आप बच्चों को सिर्फ बुक के ही माध्यम से पढ़ाओगे, या फिर बच्चों को आप ब्लैक बोर्ड के ही माध्यम से पढ़ाओगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे बच्चा जो है चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हो, आप वो एक्टिविटी का प्लान करोगे। तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बात कही गई है कि किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है, यानी कौन सा जो ऐसा श्रवण है जिसमें आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला है विस्तृत, या फिर तीव्र जो है गहन, या फिर कान में सिर्फ आवाज पड़ना, या फिर संवेदनशील। तो किसमें जो है आपको ध्यान केंद्रित करने की यानी श्रवण में अधिक जो एकाग्रता की आवश्यकता होगी। तो आपका विस्तृत है या फिर तीव्र गहन है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, 2 ऑप्शन सही होगा, यानी तीव्र गहन। यानी तीव्र गहन में आपको क्या है, श्रवण में अधिक जो है एकाग्रता होनी चाहिए, तभी जा करके आप समझ पाओगे। विस्तृत नहीं होगा, कान में सिर्फ आवाज पड़ना, इससे जो है एकाग्रता नहीं आएगी। संवेदनशील ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि तीव्र गहन जब आप कर रहे होगे तब क्या है, श्रवण में एकाग्रता आएगी। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाता है। यानी किसी पाठ्य सामग्री को आप इसलिए पढ़ रहे हो कि उसका सामान्य सारांश समझ पाओ, उसके जो है विचार बिंदु जानने के लिए आप पढ़ रहे हो। तो एक मतलब जो है पठन कैसा होगा। पहला है सरसरी तौर पर पठन हो रहा है, या फिर बारीकी से पठन हो रहा है, या फिर अनुमान लगाना होगा, या फिर एक्स्ट्रापोलेशन जो है जो है पठन होता है, ये होगा। तो इसमें है जो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी सरसरी तौर पर आप पठन कर रहे हो, क्योंकि क्या है उसका सारांश या विचार बिंदु यानी जो सामान्य विचार हैं आप उनको जानने के लिए पढ़ रहे हो। तो क्या है, आप सरसरी तौर पर पढ़ रहे हो। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर आपको अगर आपने टाइटल पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इस न्यूज़पेपर में इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया होगा। तो वहाँ पर क्या है, सरसरी तौर पर आप पढ़ लेते हो। ठीक है, जो हेडलाइन दी गई होती है आप उनको सरसरी तौर पर पढ़ के आप समझ जाते हो कि इसके अंतर्गत डिटेल में क्या दिया गया होगा, किसके बारे में बात कही जा रही है। तो सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा। बारीकी से पठन नहीं होगा। बारीकी से पठन के लिए किसी आप मेन पॉइंट को समझ रहे होगे। अनुमान लगाना भी नहीं होगा। एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है। यानी कि अधिगम योजना जो है लर्निंग जो प्लान की जाती है उसकी विशेषता नहीं है। तो पहला है अधिगम से संबंधित, या फिर पारस्परिक और सहभागी, या फिर एकल विधि पर आधारित, या फिर पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आंसर कौन सा सही होगा। बात कही जा रही विशेषता नहीं है, तो अधिगम से संबंधित ये तो विशेषता है। परस्पर यानी पारस्परिक और सही सहभागी ये भी जो है आंसर होगा, क्योंकि क्या है एक दूसरे की मदद करके बच्चा लर्निंग बेहतर करता है। एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, इससे क्या है लर्निंग बेहतर होगी। लेकिन एकल जो है विधि पर आधारित ये नहीं होगा कि आप एक ही विधि को जो है फॉलो करते जा रहे हो,
एक ही मेथड आप पढ़ाते जा रहे हो, बच्चे को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। पूर्व योजना, बाद की योजना और पाठ के दौरान की योजना ये बेस्ट है, क्योंकि क्या है, आप जो एक्टिविटी प्लान कर रहे हो आप पहले से निर्धारित कर रहे हो कि हाँ हमको कैसे मेथड प्रयोग करने हैं, कैसे जो हमको लर्निंग बच्चे को करवानी है। पाठ की योजना के दौरान भी आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हो कि हाँ बच्चे को कैसे समझा पाएँ, कैसे बच्चा कनेक्ट कर पाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो एकल विधि जो है पर आधारित, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था ऑप्शन में, इस वजह से थर्ड ऑप्शन होगा। अगर पॉजिटिव होता तो बाकी ऑप्शन सही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी भाषा जो है अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है, यानी कि अवचेतन स्तर पर जो है कौन सी लैंग्वेज जो है वो अर्जित की जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रथम भाषा है, या फिर द्वितीय भाषा है, या फिर विदेशी भाषा है, या फिर दूसरों की भाषा है। तो अवचेतन यानी कि आप सक्रिय नहीं हो, आप नॉर्मल तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आप सीटेट को देखो, यहाँ पर लिख दिया अवचेतन। अगर आपको अवचेतन का मतलब नहीं पता तो आंसर क्या है वो गलत होगा। तो इसीलिए प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आप लैंग्वेज समझ पाओगे कि लैंग्वेज कैसी पूछी जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इस वजह से भी आंसर गलत हो रहे होते हैं। तो लैंग्वेज को समझना है तो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको सब कुछ मिलता है प्रीवियस के क्वेश्चन से। टाइम मैनेज हो रहा होता है, लैंग्वेज समझ में आ रही होती, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये समझ में आता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा है, कैसा चेंज हो रहा है, सब कुछ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से समझ में आ रहा होता है। तो करना क्या है, आपको दो काम करने होते हैं, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन। दो काम करिए, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ दो काम किए थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, सिर्फ यूट्यूब की हेल्प ली थी बस। ठीक है, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट लिया था, ना मैंने कोई बुक खरीदी थी, ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग, ना कोई ऑनलाइन कोचिंग, कुछ भी मैंने नहीं किया था। आप भी यही फॉलो करिए, आपका भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सीटेट में लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा घुमाई जाती है। अगर आपको कंटेंट आता भी है बट लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो भी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। इसमें जो बात कही जा रही अवचेतन, यानी बच्चा सक्रिय नहीं है, बच्चा मस्त है, खेल रहा है तो भी सीख रहा है, खाना खा रहा है तो भी सीख रहा है, कुछ देख रहा है, टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो भी वो कुछ ना कुछ एक्वायर कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रथम भाषा एक्वायर करेगा। क्योंकि ऑब्जर्व जो बच्चा करता है, अर्जित जो करता है, वो प्रथम लैंग्वेज ही करता है। बाकी जो लैंग्वेज होती हैं वो अधिगम होती हैं। क्योंकि क्या है, उसके लिए बच्चों को टाइम देना होता है, उसके लिए बच्चों को अपना दिमाग लगाना होता है, उसके लिए कोई कोचिंग भी लेनी होती है, किसी की मदद भी लेनी होती है, बुक की भी मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, सोशल मीडिया की भी हो सकता है मदद लेनी पड़ जाए। तो क्या है, उसके लिए बच्चा एफर्ट डालता है, टाइम का पाबंद होता है, उसमें मेहनत करता है। लेकिन जो मातृ यानी मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है, उसको बच्चा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से एक्वायर कर लेता है। अगर वो घर पे खेल भी रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो कार्टून देख रहा है तब भी सीख रहा है, वो खाना खा रहा है तब भी लैंग्वेज सीख रहा है, अगर अपने दोस्तों के साथ खेला तो भी लैंग्वेज को सीख रहा है। तो प्रथम भाषा को बच्चा चिल करके नॉर्मल तरीके से सीख लेता है। उसके लिए कोई इस पर प्रेशर नहीं होता है कि हाँ हमको तो लैंग्वेज सीखनी है, हमको तो ये सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आराम से सीख लेता है। जो भी वर्ड गलत बोल रहा होता है माँ के द्वारा बताया जाता है कि बेटा ये नहीं ऐसे बोलना है, घर के किसी भी मेंबर के द्वारा बताया जा रहा होता है कि आपको ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। बच्चा नॉर्मल तरीके से सीखता चला जाता है। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी 2005 एनसीएफ जो है 2005 इसके निर्देशों में शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये तो बताया गया है, ये आपका ऑप्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि ये है आप मतलब जो एनसीएफ 2005 है उसके निर्देश में ऐड है कि बच्चे का जो ज्ञान है विद्यालय का वो बच्चे के रियल लाइफ से भी जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान ना सीखे, अपने रियल लाइफ को भी पहचान पाए, अपने रियल लाइफ के बारे में भी सीखे। ये तो आंसर सही है, बट हमको क्या निगेटिव आंसर देना, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा, तो ये क्या है गलत हो जाएगा।
यह सुनिश्चित करना कि अभ्यास रटंत अधिगम पर आधारित ना हो। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एनसीएफ जो है वो रटने पर फोकस नहीं करता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझे, बच्चा अधिगम करे तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आए। ये नहीं कि वो रट रहा है, सिर्फ रटता चला जा रहा है, तो इस पर भी जो है आधारित ना हो। ये भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र जो है विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो ये भी क्या है, आंसर सही है, बट आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है। एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका नहीं निभा सकते आप। ये नहीं है कि बच्चे को आप व्यवसाय के लिए जो है रटाया जा रहे हो, उसके लिए आप प्रैक्टिस कराया जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ना है, बच्चा समझ सके, बच्चा एक खुद पे डिपेंड हो जाए, उसको सब कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको रटवाते जा रहे हो, ठीक है। बच्चा काबिल बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक कोई ना कोई कुछ काम कर लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको रटवा रहे हो, आप उसको सिर्फ रटवाते जा रहे हो कि हाँ हमको व्यवसाय के लिए रटवाना है बच्चे को, तो क्या है, बच्चा रटत चला जाएगा और वो कुछ जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन। बाकी जो है एनसीएफ की जो मतलब पॉलिसी दी गई, जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें ये सारे मेंशन किए गए, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, इस वजह से 4 ऑप्शन सही होगा। अगर नहीं ना दिया गया होता तो ये थर्ड ऑप्शन सही थे, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्षेत्र जो है तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है। तो ध्वन्यात्मक है, कोश विषयक है, या फिर वाक्य विन्यास है, या फिर अर्थ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि तुलनात्मक विश्लेषण का हिस्सा नहीं है तो अर्थ होगा। बाकी क्या है, ऑप्शन सही है, ध्वन्यात्मक भी होगा, कोश विषयक भी होगा, वाक्य विन्यास भी होगा, लेकिन जो अर्थ है ये आपका नहीं होगा। तो यही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज के सेट में बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को क्या है, लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि क्या है, एक माइंड सेट में ये फीड रहता है कि हमको पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर देना है। और स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन लगेगा कि पॉजिटिव है, बट लास्ट में नहीं लिख करके तुरंत आंसर चेंज होगा। जब क्वेश्चन चेंज तो क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत चेंज होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है, 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी गलत होते हैं जो नहीं की वजह से, यानी लास्ट तक नहीं पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में पढ़ लिया, लगता है पॉजिटिव है और आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बाद में देखते हैं तो अरे नहीं था, इसमें तो गलत हो गया। लेकिन जब आपने बबल बना दिए, आपने फिलअप मतलब फिल कर दिया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ के फिर क्लिक करिएगा, फिर ऑप्शन को भरिएगा, जिससे कि आपका नंबर गलत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन आता हुआ भी गलत होता है क्योंकि हम लास्ट तक नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, यानी अंतर संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं भाषा की, उसमें क्या इंक्लूड किया गया है। तो पहला है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, या फिर ध्वनि विज्ञान और अर्थ विन्यास, अर्थ विज्ञान, या फिर ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, या फिर वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो सबसे बेस्ट क्या है, थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सब कुछ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन क्या है, थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया अपने में। तो पेडागोजी में ये भी होगा, आपको लगेंगे फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, आपको सेकंड ऑप्शन भी सही लगेगा, आपको थर्ड और फोर्थ सभी लगेंगे सही, लेकिन उसमें एक ऐसा भी ऑप्शन दिया गया होगा जो सभी को अपने में इंक्लूड कर रहा होगा, जो कि आपको 1 नंबर देगा। तो इसीलिए जो बेस्ट हो उसमें से भी आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें से भी कौन सा बेस्ट है जो आपको 1 नंबर दे। तो आंसर होगा क्या, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सब कुछ मेंशन किया गया है, सब कुछ इंक्लूड कर रहा है थर्ड ऑप्शन। तो इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द संपदा, व्याकरण और अर्थ ग्रहणता शामिल है, यानी कि कौन सी जो है किसी गतिविधि में वक्ता के जो लहजे हैं, बातचीत करने का जो तरीका है, उसमें क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड है। तो श्रवण है, वाचन है, पठन है, या फिर लेखन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें जो है कौन सा अर्थ होगा, यानी अर्थ
गृहता जो है वो शामिल है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि बात ये कही जा रही है, गतिविधि में वक्ता के लहजे या उच्चारण की समझ, उसकी शब्द समता, व्याकरण और अर्थ गृहता शामिल है। तो आंसर होगा 2 ऑप्शन, क्योंकि वाचन में क्या हो रहा है, आपको समझ, जब व्यक्ति बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो क्या बोल रहा है, कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, कौन सी व्याकरण है, यानी कि कैसे वो टर्म को प्रयोग कर रहा है, जाता है या जाती है का प्रयोग कर रहा है। तो क्या है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा। बाकी पठन लेखन श्रवण नहीं होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किसके द्वारा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? यानी कि जो लक्ष्य भाषा है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, ये क्या है, सेकंड लैंग्वेज होती है। क्योंकि टारगेट लैंग्वेज हम कहाँ से सीखते हैं, विद्यालय से सीख रहे होते हैं। सबसे पहले हम मदर टंग सीखते हैं, उसके बाद हम जाके स्कूल में क्या है, टारगेट लैंग्वेज या फिर दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। तो इसमें जो है अवसर दिए जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? व्यक्तिगत होगा यानी अभिव्यक्ति होगा, या फिर सिमुलेशन होगा यानी कि आपका रोल प्ले होगा, या फिर प्रतियोगिता होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन सा होगा, सिमुलेशन होगा, जिसमें क्या है, भाषा यानी लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जा रहे होते हैं। अभिव्यक्ति आपका नहीं होगा, अभिव्यक्ति में क्या है, आप मदर टंग का अपने प्रयोग करते हो, लेकिन जो लक्ष्य भाषा होती है उसमें आपका सिमुलेशन हो जाएगा। रोल प्ले जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटी प्लान की जा रही होती है, इसमें बच्चा कुछ क्रिएट कर रहा होता है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी। कमेंट में अपना स्कोर कि 15 आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। ये क्लास 3 बजे होती है, तो इसको डेली ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। 5 बजे की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सोशल साइंस यानी कि SST, तो आप 5 बजे की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 3 बजे होती है, तो भूलना मत, 3 बजे डेली ज्वाइन करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो मैंने वीडियो बनाई है कि सीटेट को 10 डेज़ में कैसे जो है क्लियर करेंगे, वो वीडियो जा करके ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।